एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम लेके आए हैं सैंपल पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 हम रिसेंटली अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं। साथ ही साथ हमने कुछ अदर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा है तो जाइए देखिए, बहुत काम का है। 4 को पेपर है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है उससे आपके 2 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विलगित चालक मतलब क्या। ऐसा चालक जो वायु या निर्वात में रखा है। अब उस चालक को आपने बेटा धनावेशित कर दिया, तो जब आप चालक को धनावेशित करोगे ना, तो धनावेश चालक के ऋणावेश को क्या करेगा? कम करेगा। प्लस माइनस मिलेंगे, डिफ्यूज होंगे। तो विलगित चालक को जब हम धनावेश देते हैं तो चालक के ऋणावेश में क्या आती है? कमी आती है। और ऋणावेश में आने वाली कमी के कारण चालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कम होगा, और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कम होने के कारण चालक के द्रव्यमान में भी क्या आती है? कमी आती है। ध्यान से एक बार और सुनना, विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसके ऋणावेश में कमी आती है। ऋणावेश में आने वाली कमी के कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, जिससे कि चालक का द्रव्यमान भी कम हो जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? एक तो यहाँ से एक बात याद रखना, ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। एक तो बेटा विद्युत बल रेखाएं जो हैं, आपको इनकी विशेषताएं पढ़नी है। इनकी विशेषताओं के साथ आपको चुंबकीय बल रेखाओं की भी विशेषताएं पढ़नी है। विद्युत बल रेखाएं भी पढ़ के जाना, चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ के जाना। इनसे रिलेटेड 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? तो जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से हमेशा एक ही विद्युत बल रेखा गुजरती है। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु से ऑलवेज एक ही विद्युत बल रेखा गुजरती है। यही रीजन है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु से सदैव गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या एक ही होती है। अब एक बिंदु से एक ही बल रेखा गुजरेगी तो अनेक बिंदु से अलग अलग बिंदु से अलग अलग बल रेखाएं गुजरेंगी। इनकी दिशा निश्चित होती है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगले क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 2 नंबर का है। विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध की परिभाषा आपको पता है, लेकिन जब आपसे विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखने को बोले तो क्या लिख के आओगे? याद है क्या? विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को बेटा प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इन दोनों में अगर 2 अंतर लिखने को बोल दें तो आप क्या लिखेंगे? तो बहुत आसान है। जो विद्युत प्रतिरोध है बेटा, इसका मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध यानी कि नॉर्मल प्रतिरोध की बात हो रही है, इसका मात्रक होता है ओम। जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। दूसरे अंतर की बात की जाए, विद्युत प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या है? आर है। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बेटा? रो से दर्शाते हैं। अगला अंतर बन सकता है कि जो विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध है, ये चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जबकि अगर बात की जाए पर निर्भर करता है, जबकि अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की, तो ये जो है ये चालक का लाक्षणिक गुण है। चालक का लाक्षणिक गुण है।
तो ये है 3 अंतर। आप 2 भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अगर आपसे अंतर पूछ ले, वैसे तो पूछने की संभावना कम है, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, या तो इनका मात्रक या सिंबल कुछ भी, तो पढ़ के जाओ। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसी चालक का लाक्षणिक गुण है। अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। चलिए बेटा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अगर परिभाषा की बात की जाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किसी सेल के अंदर जो विलयन भरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य, ये जो सॉल्यूशन है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, विद्युत अपघट्य। किसी सेल के अंदर किसके द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध एक प्रकार का अवरोध है। अवरोध मतलब रुकावट, किसके रास्ते में, धारा के रास्ते में। अब सेल के अंदर वो रुकावट कौन बनेगा, तो ये जो विलयन भरा हुआ है ना, जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य का विलयन खुद रुकावट बनता है और धारा को सही से प्रवाहित नहीं होने देता, थोड़ा बहुत उसके मान को क्या कर देता है, कम। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट ही सेल का क्या है, ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। अब अगर बात की जाए इसके एसआई मात्रक की, तो बेटा आंतरिक प्रतिरोध हो या प्रतिरोध हो, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। एसआई मात्रक होता है ओम, लेकिन इसको दर्शाते कैसे हैं, तो ये है सेल, ये प्लस, ये माइनस, और उसके अंदर एक विद्युत अपघट्य का विलयन है जिसे स्मॉल आर से दर्शाएंगे। स्मॉल आर ही आंतरिक प्रतिरोध का साइन होता है। अब बात करें अगर इसके विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र बड़ा खतरनाक होता है, पूछेगा तो नहीं लेकिन फिर भी एक बार देख के चले जाओ। विमीय सूत्र होता है बेटा Ml2 T की पावर -3 A की पावर -2, जो है वो आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिरोध का क्या है, विमीय सूत्र है। तो ये रहा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, इसका एसआई मात्रक, इसको दर्शाते कैसे हैं, और इसका विमीय सूत्र। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको आगे बताते चलूंगी कि क्या क्या और आपको पढ़ के जाना है। चलिए बेटा, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है न्यूमेरिकल, और उसके अथवा में भी न्यूमेरिकल ही है, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है जो कि सीधा है, लंबा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी मात्रा है 35 एम्पियर। ठीक है, धारा बह रही है कितनी, 35 एम्पियर की। अब तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, तो एक लंबा सीधा तार है ये, इसमें धारा बह रही है, धारा की वैल्यू दी हुई है I बराबर 35 एम्पियर। आगे इसने बोला इसी तार से 20 सेंटीमीटर। अब इस तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। दूरी का मतलब होता है r, r का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जनरली हमें दूरी लिखनी होती है मीटर में। धारा बह रही है तार में, ये बेटा तार है, तार में बहने वाली धारा है 35 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ है आपको, तो पहले वो लिखो क्या दिया है। I बराबर दिया हुआ है बेटा 35 एम्पियर, R बराबर दिया हुआ है, दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, B की वैल्यू बोला है कि मेरे को निकाल के दो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं, और 100 का भाग देते हैं मतलब
20 गुणित 10⁻⁻2 मीटर इसको लिख सकते हैं। भाग देने वाली वैल्यू को गुणा में लिखना हो तो 10 की घात कितने दी, 0, 2 जीरो बढ़ा दो, ये आ गई वैल्यू का में मीटर में। अब हम लिखते हैं सूत्र, चूंकि b बराबर होता है μ0/4 2I/r। ये सूत्र है एक सीधे धारावाही चालक से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। और इससे मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि इस फॉर्मूले से आपको कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा। ऐसा सेम नहीं मिलेगा, वो बना के देगा। इसका दूसरा पैटर्न भी दिया हुआ है आपके सैंपल पेपर में, तो आपको ये करके जाना है बेटा। अभी जो आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया था, लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देख के जाइए कि इससे आपको न्यूमेरिकल वहां देखने को मिलेगा और आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना। चलो, फॉर्मूला है b बराबर μ0/4 2I/r। μ0/4 की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 होती है। 2 है तो 2 लिखो इंटू 2। I की वैल्यू दी हुई है 35। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू लिखे हैं हमने अभी 20 गुणित 10 की घात -2। अब काटो पीटो भाग दो, जो है जैसा है उसको लेके जाओ। अगर मैं 10 की घात 2 को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 10⁻2। ठीक है, 10 की घात -7 पहले से है, 2 से इसको काटोगे तो 10, 10 से इसको काटोगे तो 3.5 आ जाएगा। 10 की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ 3.5 है, 10 की घात 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 7 जब घटाओगे तो 3.5 पहले लिखो। 10 की घात 2 है प्लस का, ये माइनस का है, घट जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -5। चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक होता है क्या, टेस्ला। तो ये जो है यही आपकी वैल्यू है कि अगर कोई तार जिसमें 35 एम्पियर की धारा बह रही हो और उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र होगा 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। कहाँ से आया, फॉर्मूला लिखना b बराबर μ0/4 2I/r। इसी फॉर्मूले से अब भी एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। 2 था पहले से, I का मान लिखा हमने, R का मान सेंटीमीटर में अगर वैल्यू दी हो तो मीटर में जरूर बदलिएगा, और अगर सेंटीमीटर में निकालने को बोले तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का हमने गुणा किया इसी 20 के साथ, R की वैल्यू ये रख दिए। अब शुरू होती है काटने पीटने वाली व्यथा, तो 2 से 20 को काटा 10 आया, 10 से 35 को काटोगे तो दशमलव लग जाएगा, इसीलिए दशमलव लगाया है। 10 की घात -2 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 7 घटेगा तो माइनस का 5, और ये 3.5 पहले लिख दीजिए। ये जो मान आया है यही है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर। आप सॉल्व करते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा हम सॉल्व करते हैं। अब अथवा बोल रहा है कि व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ध्यान से समझना, व्योमस्थ खिंचे मतलब खींच के रखना है तार को। क्षैतिज बिजली के तार मतलब ऐसा कोई बिजली का तार है जो खिंचा हुआ है, तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा मतलब इसमें धारा बह रही है, कितने एम्पियर की, 90 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ये है पश्चिम और ये है बेटा पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब सीधी डायरेक्शन में विद्युत धारा बह रही है, तार के 1.5 मीटर नीचे। अब इस तार से 1.5 मीटर नीचे जाओ, मतलब R की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ कहीं 1.5 मीटर नीचे किसी बिंदु पर आपको इस विद्युत धारा के कारण उत्पन्न क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा के आपको कंफ्यूज कर दिया, यही हुआ है। देखो
आपको सीधे धारावाही चालक के लिए पूछे या खींचे हुए तार के लिए पूछे, अगर उसने तार में बहने वाली धारा दिया है और तार से कुछ दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता निकालने को बोला है, तो सिंपली जैसा पहले किया था वैसा ही आपको सॉल्व करना है। कोई चीज नहीं बेटा, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या दिया है आपको, किसी तार में बहने वाली धारा जो है वो दी गई है 90 एम्पियर। तार से कितनी दूरी पर, तो तार से 1.5 मीटर नीचे कोई क्या है बिंदु, जहां पे आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपको यहाँ निकालना है। हम जानते हैं चूंकि किंतु परंतु B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। अब भी बताया था, सेम फॉर्मूले से आपको ऐसे वाले क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना। सीधे चालक तार के लिए पूछे, सीधे धारावाही चालक के लिए पूछे, सीधे धारावाही चालक से कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोले, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोले, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू फीड करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻7। 2 आपके पास पहले से है, I की वैल्यू दी हुई है 90, R की वैल्यू है बेटा पहले से मीटर में दी है, इसको सेंटीमीटर में मत बदल देना, अभी सेंटीमीटर में था इसीलिए मैंने काय में बदला था मीटर में। अगर आप दशमलव हटाओगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा तो यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो यहाँ कम करो तो क्या होगा, यहाँ 10⁻2 जीरो कम कर दोगे तो 10⁻, कितना बचेगा, -5, प्लस के 2 शून्य है, माइनस का 7 है, 10⁻⁻5 बचा, गुणित में 2 है, गुणित में 9 है और बटे में क्या है बेटा 15। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 10⁻5 को पीछे फेंक दो, b बराबर है 9 दूनी 18 आ गया शुरू में, 10⁻⁻5 आ गया ऊपर और बटे में क्या है 15। 15 से 18 कटेगा क्या, नहीं, काटने की कोशिश करते हैं, 15 एक कम 15 बचा 3, लगेगा दशमलव, 15 दूनी 30, तो b बराबर आ जाएगा 1.2 10⁻⁻5। मात्रक अब भी बताया था क्या होता है, टेस्ला। तो इतनी धारा, सॉरी इतना उस बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, ये 15 था, है ना। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला जो है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, जो किसी चालक से 1.5 मीटर नीचे है और चालक तार में 90 एम्पीयर की धारा बह रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों। और ये क्वेश्चन बार बार मेरे सामने आया है, तो एक बार देख के जाओ, हो सकता है ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर कहीं अगर इससे कोई क्वेश्चन बना हुआ देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं पहले सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ कि कोई भी संधारित्र अपने में से दिष्ट धारा को नहीं गुजरने देता, ये उसे रोक देता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से गुजर जाने देता है। संधारित्र के लिए जो प्रतिघात होती है, संधारित्र की प्रेरण प्रतिघात जो होती है वो होती है बेटा किसके लिए, संधारित्र के लिए, संधारित्र की प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ωc। संधारित्र के लिए प्रेरण प्रतिघात XC बराबर 1/ωc होता है, ये मैंने आपको करवाया है। इसमें जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का जो मान होता है, यानी कि जो कोणीय आवृत्ति होती है वो 0 होती है। अब आप खुद सोचिए, XC बराबर 1/ω की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, C से इसको मल्टीप्लाई करूं तो XC बराबर 1/0, एक में 0 का भाग देते हैं तो XC की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, जिसे हम कहते हैं अनंत। प्रतिघात का मतलब क्या होता है, प्रतिघात का मतलब है प्रतिरोध, प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। अब किसी परिपथ का प्रतिरोध अगर अनंत हो जाए तो क्या ये अपने में से विद्युत धारा को गुजरने देगा, नहीं। तो पहले ये सॉल्यूशन देना और उसके बाद लिखना कि चूंकि दिष्ट धारा के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 है, जिससे कि उसके लिए प्रेरण प्रतिघात का मान अनंत हो जाता है, अतः संधारित्र अपने में से दिष्ट धारा को नहीं गुजरने देता। जबकि प्रत्यावर्ती धारा 2 चक्र में चलती है, एक चक्र धनात्मक, दूसरा चक्र ऋणात्मक, तो इसके लिए
जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 0 नहीं 2πf, और इसलिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ आपको मान प्राप्त होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अनंत प्राप्त नहीं होता, इसीलिए ये प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देगा। दूसरी बात, जब किसी संधारित्र को दिष्ट धारा देते हैं, ये संधारित्र है ठीक है, इस संधारित्र को जब हमने डीसी दी ना तो ये चार्ज हो जाएगा, इसके पास क्या बोलते से आवेश पहुंच गए। जब ये एक बार चार्ज हो गया तो फिर ये डिस्चार्ज नहीं होता, अब डिस्चार्ज ही नहीं होगा तो ये अपने में से अब दिष्ट धारा को गुजरने देगा नहीं। दूसरी सिचुएशन, जब हम इसे डीसी की जगह एसी देते हैं ना, तो एसी मतलब अल्टरनेट करंट, एक चक्र धनात्मक दूसरा चक्र ऋणात्मक, फिर एक धनात्मक फिर ऋणात्मक, तो एक बार संधारित्र चार्ज होगा फिर एक बार डिस्चार्ज होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा तो फिर इसे हम धारा दे सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण संधारित्र डीसी को अपने में से नहीं गुजरने देता लेकिन एसी को गुजर जाने देता है। ठीक है, दो रीजन, एक तो आप इसके लिए प्रतिघात निकाल सकते हो, प्रतिघात जब अनंत प्राप्त होती है दिष्ट धारा के लिए तो आप कह सकते हो कि ये दिष्ट धारा को रोक देता है, ये दिष्ट धारा को नहीं गुजरने देता, क्योंकि इस स्थिति में इसकी जो प्रतिघात है वो कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि है इसका अथवा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, क्यों? चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव दर्शाने के लिए ना धारा की कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। अब प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। प्रत्यावर्ती धारा दो चक्र में चलती है, एक चक्र धनात्मक तो दूसरा चक्र ऋणात्मक, फिर एक धनात्मक तो दूसरा चक्र ऋणात्मक। अगर एक चक्र धनात्मक है और एक चक्र ऋणात्मक है तो कुल मिला के धारा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, शून्य। और अगर धारा का औसत मान शून्य प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि धारा का मान शून्य हो गया, और धारा का मान शून्य, इस स्थिति में ये चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। ध्यान से समझना, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा सदैव दो चक्र में चलती है, आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र ऋणात्मक प्राप्त होता है, इस स्थिति में धारा का औसत मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा का औसत मान शून्य होता है, तब यह चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं उपयोग। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सबसे कम आवृत्ति, पिछली बार लास्ट ईयर एमपी बोर्ड वालों, हालांकि 4 को यूके बोर्ड वालों का भी पेपर है और इसके बाद अभी यूपी बोर्ड वालों के भी पेपर चल रहे हैं, तो सबके लगभग साथ साथ में एग्जाम चल रहे हैं, तो ये सबके लिए है बेटा। एमपी बोर्ड स्पेसिफिक मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये सभी के लिए है, तो सभी के लिए ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कि मैडम क्या बोल रही हैं। लास्ट ईयर इसी क्वेश्चन को एमपी बोर्ड में बना के दिया गया था कि सबसे उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम और उपयोग बताओ, और सैंपल पेपर में अभी क्वेश्चन क्या डाला है, सबसे कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम और उपयोग। तो जो चैप्टर है ना आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, उस चैप्टर में जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जिसमें मैंने आपको सातों तरंग के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में बताया है, ठीक है, तो वो सातों तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो सातों तरंगे हैं ना, उन सातों तरंगों के नाम स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये चैप्टर जो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो 7 तरंगे हैं, उन सातों तरंगों के नाम, उनकी आवृत्तियां, उनकी तरंग दैर्घ्य, उनके खोजकर्ता कौन है, आवृत्ति के घटते क्रम में आपको एक एक तरंग गामा से लेके रेडियो तरंगों तक सातों तरंगों के नाम याद करना है, साथ ही साथ इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और इनके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, अच्छे से याद करके जाना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे, फिल इन द ब्लैंक में बना के पूछे, सही जोड़ी सत्य असत्य या फिर ट्रू मार्कर क्वेश्चन कहीं भी डाल दे, आपको इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। सातों तरंगे गामा, एक्स, रेडियो, अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, जितनी भी है ना, सबकी सब अच्छे से पढ़ के जाना। चलो अभी वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे कम आवृत्ति की, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति की होती है गामा, और सबसे कम आवृत्ति की जो तरंग है बेटा, सबसे कम आवृत्ति की तरंग है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की खोजकर्ता की अगर बात करें,
इसमें नहीं पूछा है, मैं वैसे ही बता रही हूँ। रेडियो तरंग की खोज करता है मार्कोनी, और साथ ही साथ अगर हम इस तरंग के उपयोग की बात करें, यूजेस की बात करें, तो इसका उपयोग किया जाता है दूरसंचार में, टेलीविजन में, संचार पद्धति, ज्यादातर यहीं पर हम रेडियो तरंग का क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जो है इसमें, टीवी क्षेत्र में, टीवी इंडस्ट्रीज में संचार पद्धति के लिए इन सब का, किसका, रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। फिर इसका अथवा क्वेश्चन, पहले तो ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं हम अथवा वाले क्वेश्चन पे। अथवा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि विस्थापन धारा की परिभाषा और सूत्र, और मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। पिछली बार नहीं पूछा है, इस बार इससे 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आगे किंतु इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। क्यों? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन इसके पास ऊर्जा स्तर अनेक होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च से और अधिक ऊर्जा स्तर, ऐसे करके क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो जैसे ही वो एक से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, वो प्रकाश किरण का क्या करता है, उत्सर्जन, जो उसके पास बची हुई ऊर्जा होती है उसको प्रकाश के रूप में क्या कर देता है, उत्सर्जित। अब ये डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऊर्जा स्तर में कितनी बार गमन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उस दौरान वो क्या करता है, प्रकाश किरणों का उत्सर्जन, और इन किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती हैं, जबकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक। ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन का जो अथवा है, अथवा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक एवं नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। क्यों? नाभिकीय संलयन की जो घटना होती है ना, उसके लिए बेटा बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या, कि भारी धातु नाभिक एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जुड़कर, अगर 2 या 2 से अधिक नाभिक जुड़ेंगे तो जुड़कर एक भारी नाभिक का क्या करेंगे, निर्माण। जनरली सूर्य में ये प्रोसेस हो रही है। तो नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक एवं नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। क्यों? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि चूंकि नाभिकीय संलयन के लिए, इस क्रिया के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और इतना अधिक तापमान पृथ्वी पर मेंटेन करना संभव नहीं है, प्रयोगशाला में मेंटेन करना संभव नहीं है। इसीलिए ये जो घटना है अभी तक प्रायोगिक रूप से प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, ये आपका पेपर है, यहीं से मैं पढ़ पढ़ के आपको आंसर देते चलती हूँ, ताकि मैं वहां पहुंचू जो आपको बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हम ऐसे ही समझते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है नेज और बाह्य अर्धचालक में अंतर। नेज एवं बाह्य अर्धचालकों में अंतर, नेज एवं बाह्य अर्धचालकों में अंतर, और इसका अथवा है पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। चैप्टर नंबर 14, 7 नंबर की यूनिट, मैंने बताया था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पूरा अभी लास्ट में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। दोनों तीनों वीडियो जो डाले हैं उसके 3-4 वीडियो ही होंगे, फटाफट रिवीजन करके जाना, क्योंकि जो चैप्टर आपका 14 है बेटा, वहां से अकेले चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन और बाकी 5 जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सैंपल पेपर डला है ना, एमपी बोर्ड वालों ने जो डाला है, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन तो उन्होंने डाल दिए, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 ही आपको देखने को मिले होंगे, नहीं देखने को मिले, है ना। तो इस सैंपल पेपर को इतना उस पे मत लेना, दिल पे मत लेना। इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनके आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आपके 4 को होने वाले हैं ना, उसमें देखने की संभावना है, और इसीलिए मैंने एनालिसिस डाला है।
फॉर एग्जाम्पल विस्थापन धारा, ये जो अब भी आप क्वेश्चन समझने वाले हो, इसके पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आइडिया दे देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है और इनको आपको देख के जाना है। अदरवाइज आप अगर ये सोच के शिद्दत से सैंपल पेपर के पीछे बढ़ गए कि नहीं ऐसा का ऐसा एज इट इज छपेगा, तो ऐसा नहीं है। सैंपल का मतलब क्या होता है, इट्स अ प्रैक्टिस पेपर, कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए कि जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखें। ओके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, नैज एवं बाह्य अर्धचालकों में अंतर। जब नैज अर्धचालक की बात की जाए तो इसे बेटा आंतर अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतर या शुद्ध अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालकों की बात की जाए तो ये होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर किसी अर्धचालक का निर्माण होता है तो वो होते हैं आंतर अर्धचालक। और जब आप शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिला दें, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एंटीमनी, बोरॉन, इस टाइप के परमाणु को जब आप अशुद्धि के रूप में मिला दें तो जो अर्धचालक बनेगा वो अर्धचालक होता है कौन सा, बाह्य अर्धचालक। ये सिर्फ 2 नंबर में आपसे पूछा है, तो 2 ही अंतर लिख के आना। दूसरी बात, ये इसमें नैज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक में लिखोगे आप कि ये विद्युत के उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये विद्युत उदासीन होते हैं। अगर इनसे आपको धारा लेना है तो इनको गर्म करो, इनके बीच जो बॉन्डिंग बनी हुई है, सह आबंध है, उसको तोड़ो। जैसे ही सह आबंध टूटेगा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। ये है नैज या अंतर अर्धचालक का गुण, जिसके कारण ये धारा का प्रवाह कर पाते हैं। जबकि हम बात करें बाह्य या अशुद्ध अर्धचालकों की, तो इनमें अगर त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनेगा, एन टाइप अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक बनेगा। और पी टाइप अर्धचालक बना है तो इसमें मुक्त क्या होते हैं, होल होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और होल की अधिकता होती है, तो होल के कारण ही किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। जबकि एन टाइप अर्धचालक भी अशुद्ध अर्धचालक का प्रकार है, इसमें एक्स्ट्रा क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये है इसमें अंतर। और 2-3-4 अंतर देख के चले जाना, ताकि अगर 2 नंबर से बढ़ा के 3 या 4 नंबर में दे दे तो आपसे बन जाए। इसका जो अथवा है वो क्वेश्चन भी है, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है तो आपको समझ में आया भी था। पी टाइप के अर्धचालक मतलब पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे, त्रिसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो जो अर्धचालक बनेगा वो होगा पी टाइप अर्धचालक। शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो जो अर्धचालक बनेगा वो होगा एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पी टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा, तो जो त्रिसंयोजी तत्व है जैसे एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, अगर आप इनको मिला दोगे तो पी टाइप का बन जाएगा। एंटीमनी, इंडियम, इस टाइप के एलिमेंट्स को मिला दोगे तो एन टाइप का बन जाएगा। पी में मुक्त होलों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए होलों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। एन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है, इनमें मुक्त होलों की संख्या ना के बराबर होती है। ऐसे करके 2-3 अंतर बना के लिख देना, लेकिन 4 से 5 याद करके जाना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें नैज और बाह्य अर्धचालक पे बात किया उसने, और दूसरे तरफ पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम, और ये दोनों नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम। तो मैं अब नियम तो डिस्कस नहीं करने वाली, कमेंट में नीचे हम पिन कर देंगे वीडियोस की लिंक जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि बड़े क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, बट कुछ चीजें हैं जो आपको किरचॉफ के नियम में मैं यहाँ रिकॉल करवा देती हूँ। किरचॉफ ने धारा वितरण संबंधी 2 नियम दिया था,
जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। इनका जो पहला नियम है वो किसी एक संधि के लिए है, किसी एक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम बोलता है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है बेटा वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब जिसको समझ में ना आए ना तो प्लीज वो मत बोलना कि मैडम थोड़ा सा धीरे कर दो, क्योंकि 4 को एग्जाम है और स्पीड अप रखेंगे तभी आपको चीजें जल्दी जल्दी मिलेंगी, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा। तो किरचॉफ का पहला, एक तो ये किरचॉफ ने नियम दिया कब था, 1842 में धारा वितरण संबंधी इन्होंने नियम दिया। पहला नियम बोलता है किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। I4 और I5 समेशन I इज इक्वल टू 0। अब किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इनका दूसरा नियम बोलता है कि अगर कोई बंद परिपथ है, देखो अब भी बताती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ नहीं तो भूल जाओगे। द्वितीय नियम बोलता है कि कहीं कोई बंद सर्किट है, इस बंद सर्किट में अलग अलग खंडों में धाराएं बह रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल लगा दिया, इसके साथ एक प्रतिरोध है, यहाँ एक और सेल, फिर इसके साथ एक और प्रतिरोध है और अगले में सिर्फ प्रतिरोध है। इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2, प्रतिरोध R1, R2 और ये R3। ये बंद बॉक्स है A, B, C, D, E और F। अब इस बॉक्स में बह रही है धारा, पहले सेल से निकलने वाली धारा I1, दूसरे से निकलने वाली धारा I2, दोनों जाके यहाँ जुड़ गई, इधर दोनों जुड़कर बह रही है I3 के रूप में, इधर से बहने लग गई, खत्म, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम बोलता है कि किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और इनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, धाराओं और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और इस परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उस परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है और इसी आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन भी निकालते हैं, जो कि इसके अथवा में पूछा गया है। और इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम, द्वितीय नियम जो है ना, इसे कोई किरचॉफ का वोल्टेज नियम या वोल्टता नियम के नाम से भी पूछ सकता है। तो द्वितीय नियम पूछे किरचॉफ का, या वोल्टेज नियम पूछे या वोल्टता नियम पूछे, आपको करना है किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत अच्छे से, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, द्वितीय नियम को वोल्टेज या वोल्टता नियम कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन जो है 13 का, वो है बेटा व्हीटस्टोन सेतु, जिसे रिसेंटली मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है और उसकी भी मैं पिन नीचे कमेंट में दे दूंगी आपको वीडियो की लिंक, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बायो-सैवार्ट का नियम और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बायो-सैवार्ट का नियम लिखिए और इसका जो सदिश रूप है वो भी दीजिए। अब बायो-सैवार्ट का नियम तो मैं पूरा का पूरा बताने से रही, लेकिन फिर भी एक रिकॉल दे देती हूँ शॉर्ट में आपको। बायो-सैवार्ट का नियम बोलता है कि किसी चालक के अल्पांश, ये कोई धारावाही चालक, इसका अल्पांश है, इसका अल्पांश हमने लिया ये छोटा सा AB, अल्पांश से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किस किस के समानुपाती है ये बताना है। अब ये जो धारावाही चालक है इसका नाम दे दे रहे हैं XY, इसका एक अल्पांश यानी कि छोटा टुकड़ा है, अल्पांश की लंबाई है DL, ये थीटा कोण बनाते हुए कुछ दूरी पर यानी कि R दूरी पर एक अन्य बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। पूरे धारावाही चालक के कारण अगर तीव्रता निकालते तो वो B होती, लेकिन अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं तो DB है और ये DB
चार चीजों के समानुपाती होती है। पहला, जो तीव्रता है वो इस चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होती है। यही तीव्रता अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होती है, dl के समानुपाती। यही तीव्रता जो अल्पांश है उससे इस बिंदु तक की जो दूरी है उस दूरी के भी क्या होती है, समानुपाती। नहीं, दूरी के समानुपाती नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। dv व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यही तीव्रता इस अल्पांश और ये जो दूरी है इसके जो बीच में कोण बना है उस कोण की ज्या के भी समानुपाती होती है, यानी कि साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 और 4। ठीक है, चारों समीकरणों को संयुक्त करते हैं, हम समझ रहे हैं बायो-सैवार्ट का नियम। और ये मैं बता रही हूँ क्योंकि हमें इसका सदिश रूप लिखना है, कुछ बच्चों को इसका सदिश रूप नहीं पता होगा इसलिए। ठीक है, चारों समीकरणों को संयुक्त करो, 1 2 3 4, चारों को संयुक्त करते हैं। dv समानुपाती I dl, फिर समानुपाती साइन थीटा और बटे में है क्या, r²। आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अगर हम समानुपाती का निशान हटाएं तो dv बराबर μ0/4π, ये नियतांक आता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब इनटू में है IDL साइन थीटा अपॉन में है r²। तीव्रता का मात्रक होता है बेटा टेस्ला, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। और यह है बायो-सैवार्ट के नियम का गणितीय रूप। लेकिन इसी नियम को अगर वो सदिश रूप में पूछ ले, बायो-सैवार्ट के नियम का सदिश रूप पूछ ले, तो सदिश रूप में इसी नियम को अगर लिखना पड़े तो आप लिखेंगे dv, लेकिन सदिश रूप में। ठीक है, μ0/4π, ये तो नियतांक है जैसे का तैसा। I को जैसे का तैसा लिखो। dl है लंबाई, लंबाई को भी आप सदिश रूप में लिख सकते हो। साइन थीटा सदिश रूप में नहीं लेते, r² जैसे का तैसा। लेकिन जो अल्पांश से इस बिंदु तक की दूरी होती है उसे स्थिति सदिश के रूप में लेते हैं, यानी कि इनटू में r और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर। और ये है सदिश रूप में बायो-सैवार्ट के नियम का गणितीय व्यंजक, जिसमें सेम ऐसे का ऐसा आएगा, बस साइन थीटा हट जाएगा, इसकी जगह r वेक्टर आ जाएगा और बटे में r² जैसे का तैसा रहेगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 13। और इसका जो अथवा है वो भी धांसू क्वेश्चन है और वो है बेटा एम्पियर का परिपथी नियम। मैडम थक चुकी हैं, 2 मिनट का ब्रेक। चलिए बेटा, ये तो था बायो-सैवार्ट का नियम जिसे मैंने स्थिति सदिश के रूप में भी आपको बताया। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो μ0/4π IDL r/r³ आएगा, सॉरी स्क्वायर बता दिया। और अगर स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे तो यही डेरिवेशन μ0/4π IDL वेक्टर r स्थिति सदिश के बटे में r² आ जाएगा, एक r यहाँ से हट जाएगा। ये है बायो-सैवार्ट के नियम का सदिश रूप। और अब हम डिस्कस करते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन, जो कि है बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके अथवा में पूछा है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के अंदर, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B × dl उस बंद वक्र में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है, धारा का μ0 गुना होता है। और यही है क्या बोलते से, किसका, एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप। किसी बंद वक्र के अनुदिश, ये है बंद वक्र, इसका एक छोटा सा अल्पांश, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लेना है। और वो जो रेखीय समाकलन है उस अल्पांश की जो लंबाई है, अल्पांश की लंबाई हम dl लेते हैं, तो रेखीय समाकलन उस पूरे बंद वक्र में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। और ये है एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप। इसका फुल वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा का पूरा कवर करूं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर और ये है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तें। और ये शर्तें आपको अच्छे से याद करके जानी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं व्यतिकरण क्या है। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही माध्यम में एक चाल से आगे बढ़ती हैं तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप
एक जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी तीव्रता माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। तो प्रकाश की इसी घटना को कहा जाता है व्यतिकरण। ठीक है, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो एक ही स्रोत से निकलती हैं, माध्यम में आगे बढ़ती हैं, तो इनकी जो परिणामी तरंग होती है ना, उसकी तीव्रता माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। व्यतिकरण हो इसके लिए शर्तें क्या है, ये बन गई परिणामी तरंग। ठीक है, व्यतिकरण हो इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं? तो पहली शर्त है बेटा, दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, दोनों एक ही एंगल से आगे बढ़नी चाहिए। साथ में दोनों तरंगे जो माध्यम में आगे बढ़ रही हैं, कला संबद्ध मतलब दोनों के एंगल, दोनों की जो कोण की स्थिति है वो एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, दोनों तरंगों के मूल प्रकाश स्रोत एक ही स्रोत से दोनों तरंगे निकलेंगी, तब जाके व्यतिकरण की घटना होगी। तीसरी शर्त है, दोनों तरंगों के आयाम यानी कि जो ऊंचाई होती है वो लगभग कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी जाके ये दोनों तरंगे अध्यारोपित होकर मिलेगी और परिणामी तरंग बनेगी और व्यतिकरण होगा। तो दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में एक साथ आगे बढ़नी चाहिए, और यदि दोनों तरंगे ध्रुवित हो रही हैं, ध्रुवित मतलब ये ध्रुवण की जो घटना होती है, तो जब ये ध्रुवित हो रही है तो ये दोनों तरंगे समान कला में ध्रुवित होनी चाहिए। पता चल रहा है एक ही डायरेक्शन ये, दूसरी जिगजैग ध्रुवित हो रही है, तो फिर ऐसे में व्यतिकरण नहीं होगा। पहला, समान कला में मतलब कला संबद्ध होनी चाहिए, मूल प्रकाश स्रोत इनका एक वर्णी एक ही होना चाहिए, दोनों प्रकाश तरंगों के आयाम यानी कि ऊंचाई लगभग बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही सीधे सरल रेखा में आगे बढ़नी चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा। और दोनों तरंगे अगर ध्रुवित हो रही है, पोलराइज्ड हो रही है, तो दोनों की जो समान कला जो ध्रुवण है वो समान कला में होना चाहिए। ये है व्यतिकरण की शर्तें। इस टॉपिक से आप व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर अच्छे से पढ़ के जाना, कला संबद्ध स्रोत क्या है वो अच्छे से पढ़ के जाना, पोलेराइड क्या है, पोलेराइड मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप तरंग प्रकाशिकी से वो भी पढ़ के जाइएगा, साथ ही साथ तरंगाग्र और उसके प्रकारों को पढ़ के जाइएगा, एक बार देख लेना बहुत अच्छे से बेटा। और व्यतिकरण के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना, संपोषी विनाशी व्यतिकरण। फिर आगे जाके जब आप मतलब थोड़े से लंबे क्वेश्चन पे आओगे तो एक क्वेश्चन है फ्रिंज चौड़ाई क्या है, इसका गणितीय व्यंजक। तो फ्रिंज चौड़ाई और इसका गणितीय व्यंजक जो है वो वाला डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ के जाना, और बाकी आपको जितने लग रहे हैं वो तो पढ़ ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व, जो कि है क्या, ध्रुवण क्या है, ध्रुवण से संबंधित मेलस का नियम। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है कंटेंट, मैडम अच्छे से हमको सब कुछ समझा रही है, तो शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ मैडम बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है और आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे, जो कि है क्या, ध्रुवण। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो अथवा है वो है ध्रुवण क्या है, ध्रुवण संबंधी मेलस का नियम बताइए। तो सबसे पहले आपको बतानी है ध्रुवण की परिभाषा। ध्रुवण की परिभाषा बोलती है कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णता सम्मित नहीं होती। अगर तरंग चल रही है तो वो चारों ओर कंपन नहीं कर पाती, और जब पूर्णतः सम्मित नहीं होती तो तरंग की चलने की दिशा के चारों ओर सम्मिति की कमी प्रदर्शित करना, मतलब कुछ ऐसी स्थिति दिखाना, सम्मिति की कमी प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंग के चलने की दिशा के चारों तरफ सम्मिति नहीं कर पाती, पूर्णतः सम्मित नहीं होती। इस स्थिति में इसी तरंग द्वारा तरंग के चलने की दिशा के चारों तरफ जब कंपन होंगे तो पूर्णतः सम्मिति की कमी प्रदर्शित करना ही ध्रुवण कहलाता है। और ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ये गुण नहीं है। तो ये लाइन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है। आगे ध्रुवण संबंधी मेलस ने एक नियम दिया, इनके अनुसार यदि किसी पोलेराइड पर तीव्रता, अब ये कोई पोलेराइड फिल्म है और इस पोलेराइड फिल्म के ऊपर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है जिसकी तीव्रता है I0, और ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है ये पूर्णतः समतल ध्रुवित है बेटा। जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश
किसी पोलेराइड पर आपतित होता है तो आपतित प्रकाश की कंपन तल और पोलेराइड की ध्रुवण की दिशा, इसके ऊपर पोलेराइड के ऊपर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश के कंपन तल, ये होता है कंपन तल, कौन सा वाला, ऐसा वाला, ठीक है, ये है कंपन तल, और जो ध्रुवण है उन दोनों की जो दिशा है ये है ध्रुवण और ये होता है कंपन तल। तो जो कंपन तल है और पोलेराइड की जो ध्रुवण की दिशा है उन दोनों के बीच ध्रुवण के क्या बोलते से ध्रुवण की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण है थीटा। तो पोलेराइड से जो प्रकाश किरण निर्गत होगी उस प्रकाश किरण की जो तीव्रता होती है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मेलस ने बोला कि जब किसी पोलेराइड फिल्म के ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जिसकी तीव्रता है I नॉट और वो प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित है, जो कि पोलेराइड फिल्म के ऊपर आपतित हुआ, तब आपतित प्रकाश के कंपन तल, इस आपतित प्रकाश के कंपन तल और पोलेराइड का जो ध्रुवण है, पोलेराइड का जो ध्रुवण है उसकी दिशा जो होगी उन दोनों के बीच, कंपन तल और ध्रुवण की दिशा के बीच एक कोण बनता है, वो कोण होता है थीटा। इस स्थिति में पोलेराइड से जो निर्गत प्रकाश होगा, ये निर्गत प्रकाश है, इस निर्गत प्रकाश की तीव्रता यानी कि I थीटा बराबर होता है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है उस प्रकाश की तीव्रता, I थीटा बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यही है बेटा मेलस का नियम, यही है मेलस का नियम, ध्यान से याद करके जाना। मेलस का नियम क्या है, 2 नंबर में पूछ सकता है और यहाँ ये क्वेश्चन 3 नंबर में डाला है, यही मेलस का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी पोलेराइड फिल्म के ऊपर अगर I नॉट तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है तब इस समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और पोलेराइड की ध्रुवण की दिशा के बीच बना जो कोण है वो थीटा है। तो पोलेराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो होगी I थीटा, क्योंकि थीटा कोण बन गया, और ये I थीटा I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। और यही मेलस का नियम है, ये आपको रट के जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत आसान बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगे क्या है, ठीक है, क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 3 नंबर में दिया है, डी ब्रोगली तरंगे क्या है, डी ब्रोगली तरंग संबंधी जो डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है आपको उसकी व्युत्पत्ति करनी है। तो मेरे ख्याल से डी ब्रोगली तरंग समीकरण मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और डी ब्रोगली तरंगे क्या है तो एक बार एक लाइन में आपको बता देती हूँ। आपको पता है प्रत्येक गतिमान कण के साथ, प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है, जितने भी कण गति कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, उन सभी कणों के साथ तरंग संबद्ध होती है, और इन्हीं तरंगों को कहा जाता है डी ब्रोगली तरंगे। क्यों बोलते हैं, तो जो गतिमान कण होता है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, ये हमें पता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था ये मैडम भूल गई, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है, तो आंसर आप लिखोगे प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है, इन तरंगों को ही डी ब्रोगली तरंगे कहा जाता है। विकिरण की द्वैती प्रकृति चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग, अब इसका कहना क्या है कि भैया जो गतिमान कण होता है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है, तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है विकिरण की कौन सी प्रकृति, द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, क्या बोलते हैं तरंग और कण की द्वैती प्रकृति में हमने पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको डी ब्रोगली इक्वेशन निकालने को बोल दिया। डी ब्रोगली इक्वेशन जिस किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा एक बार जाओ वीडियो देखो अच्छे से। डी ब्रोगली तरंग समीकरण यानी कि लैम्डा बराबर होता है, क्या बोलते से मैडम इक्वेशन ही भूल गई, हाँ, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन रो, h अपॉन रो, ये है डी ब्रोगली का तरंग समीकरण, जहां रो बराबर होता है h अपॉन mc या लैम्डा बराबर h अपॉन सी की जगह अगर चाल की जगह वेग हो तो h अपॉन m भी
h अपॉन एम सी लो, h अपॉन एम भी लो, या लैम्डा बराबर h अपॉन रो लो, ये सभी है डी ब्रोगली के तरंग समीकरण, जो कि निकल के आते हैं प्लांक के जो प्रतिबंध है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लांक के अनुसार है ऊर्जा की परिभाषा। और क्या बोलते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन के अनुसार है। दोनों की तुलना करते हैं, काटते पीटते हैं, पक्षांतर करते हैं, आपको आसानी से ये डेरिवेशन मिलते हैं। नहीं पढ़े हो तो जाओ देखो, अब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं फिर से कि तुमको डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ाऊं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो था बेटा डी ब्रोगली तरंगे क्या है। तो पहले अच्छे से डेफिनेशन लिखना, फिर आना व्युत्पत्ति पे और अच्छे से सॉल्व करके देना। अब आते हैं इसके अथवा पे। अथवा में पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके दो नियम, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। और आप चाहो तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो जो 1 मिनट वीडियोस हमने बनाए हैं ना, 1 मिनट शॉर्ट, जो इंस्टाग्राम पे भी डले हुए हैं, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं, फटाफट फिजिक्स के जितने भी शॉर्ट वीडियोस हैं सबका रिवीजन कर डालो। आपके आधे से ज्यादा कंटेंट, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन हो, उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप 60 मिनट भी कंटिन्यू रील स्क्रॉल करते हैं ना बेटा, 60, ठीक है, तो कम से कम भी है तो 50 रील तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी फिजिक्स की। तो जाओ देखो, कम से कम रिवीजन ऐसे ही करना। और इसी दिन के लिए हमने वो 1 मिनट कंटेंट बनाए थे। जो हमारी इंस्टाग्राम फ्रेंडली जनरेशन है ना, उनको ज्यादा लंबे लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आते। उनका मानना है कि जल्दी बिल्कुल इंस्टेंट 2 मिनट नूडल के जैसे हमको कंटेंट मिल जाए, और इसीलिए हमने वो 1 मिनट शॉर्ट रील वाला कंटेंट लाया था। तो आई होप आज मैंने आपको जितना भी बताया, और इसके आगे का भी बता देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम आ गए। प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इसके नियम भी बताए हैं। 17 पीएन संधि डायोड, अब भी मैंने ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों में ये क्वेश्चन कवर किया है बेटा। आपको ये क्वेश्चन, चूंकि ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, अब इतने उसमें मैं पढ़ा नहीं सकती, पर यहाँ से जितने क्वेश्चन चालू हुए हैं ना, चाहे वो 17 हो, 18 हो, 19 हो, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 17 क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड की अग्र और पश्च अभिनति। अग्र अभिनति एक बार अगर मैं आपको बताऊं, रिवाइज करवाऊंगी तो फटाक से याद आएगा। अगर हमने पीएन जंक्शन डायोड, ये है आपका पीएन संधि डायोड, ठीक है, ये रहा बेटा पीएन संधि डायोड। और इस अगर पीएन संधि डायोड को हमने किसी बैटरी के साथ जोड़ा, और पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा, ये है ऋण सिरा। P मतलब पॉजिटिव सिरा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, N नेगेटिव को नेगेटिव से, ये है आपकी बैटरी। तो ये होती है डायोड की बेटा अग्र अभिनति। अग्र अभिनति का मतलब क्या, जब पीएन संधि डायोड में पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो ये होती है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति। इसका उल्टा कर दो, P को नेगेटिव से जोड़ दो, इस रॉड को छोटा कर दो, इसको कर दो बड़ा। तो जब हम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, मतलब उल्टा, P फॉर पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ा, N फॉर नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये होती है बेटा डायोड की पश्च या उत्क्रम अभिनति। पश्च या उत्क्रम अभिनति। तो दोनों अभिनतियां मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं, एक बार जाइए और वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब इसका अथवा क्वेश्चन है दिष्टिकरण। दिष्टिकरण बहुत अच्छे से बताया है मैंने, दिष्टिकरण क्या है। आगे पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टिकारी के रूप में उपयोग का वर्णन कीजिए, जिसमें आपको विद्युत परिपथ बनाना है, कार्य विधि लिखनी है, और निवेशी और निर्गत जो सिग्नल है उसका तरंग के रूप में ग्राफ। और ये सारे पॉइंट मैंने पूर्ण तरंग दिष्टिकारी में आपको बताए हैं। तो जाइए फटाफट से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रिसेंटली अपलोड हुआ है, लिंक हम नीचे डाल देंगे। अथवा अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है बेटा, यदि प्रकाश किरणें, वो अपवर्तनांक वाला, जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में प्रवेश करने वाला क्वेश्चन था ना, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर, इसमें उसने चेंज कर दिया, एक माध्यम N1 और दूसरा N2 दे दिया, और डेरिवेशन इसकी जगह उसने ले लिया है N2 अपॉन वी और N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। तो कुछ नहीं है, सेम एज इट इज, बस आपको अपवर्तनांक बदल देना है, डेरिवेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये और ये बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है ये। अब
अगला क्वेश्चन इसका अथवा खगोलीय दूरदर्शी, ये रिड्यूस्ड है, ये पता नहीं सैंपल पेपर में कैसे डाल दिया, लेकिन जिस किसी बोर्ड में अगर ये हो ऐड हो तो बेटा पढ़ लेना। खगोलीय दूरदर्शी वाला क्वेश्चन जो है इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, LCR परिपथ, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस पूरे परिपथ का आपको सिद्धांत, परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, VI के मध्य कलांतर और विद्युत धारा जो है उसका सूत्र, यानी कि धारा के शिखर मान का सूत्र, चारों पॉइंट्स आपको निकालने हैं। जितने पॉइंट्स जैसे पूछेगा आपको वैसे लिखने हैं, वो पॉइंट्स बना के देगा ना तो सेम एज इट इज आपको वैसे ही पॉइंट्स में आंसर करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखना, आपको एक्स्ट्रा के नंबर नहीं मिलने वाले। तो जितना पूछा जाए आप उतना कीजिएगा अच्छे से। अथवा वाला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र और परिणमन अनुपात का सूत्र, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, तो प्लीज जाइए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिणमन अनुपात का सूत्र और उच्चाई अपचाई ट्रांसफॉर्मर में अंतर, ये बन सकते हैं क्वेश्चन इस ईयर। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जो कि है बेटा अक्षीय स्थिति, ये भी मैंने आपको बताई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर है ना उसमें आपको अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक और धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, ना सिर्फ सैंपल पेपर के लिए बल्कि ये अभी जो आपके एग्जाम होने वाले ना उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पढ़ के जाइए, जो समांतर प्लेट संधारित्र वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें करने के लिए। तो आई होप ये जो सैंपल पेपर का एनालिसिस है, आपको सॉल्यूशन जितना मैं दे सकती थी इस एक लेक्चर में मैंने पूरा दे दिया। अब बड़े क्वेश्चन आपके उस पे रहे, मैं चाहूंगी कि आप सॉल्व करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ मैडम हमने पढ़ लिया। और अगर आपको लगा होगा कि मैडम की ये मेहनत आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, अभी ये सीरीज 2 दिन और चलने वाली है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। मेरी कोशिश यही है कि कल के लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूं, है ना। न्यूमेरिकल से बड़ा डर लगता है हमको, तो एक बार हम न्यूमेरिकल पे भी आते हैं और उसके बाद एक और लेक्चर दे देंगे। फिर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।